हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में भाई ये देखिए, एनटीपीसी का पेपर है, 2021 में हुआ था ये। और 2019 में फॉर्म में आया था, 21 में पेपर हुआ था। 1/2/2021 का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए पहला वीडियो बन चुका था, दूसरे वीडियो की बारी थी जहाँ पे हम 51 नंबर क्वेश्चन से आगे का प्रश्न बताएंगे। तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्याएं क्रमशः कितनी होगी? तो इस प्रश्न में हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें इसे गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 120 है, इसका हम फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे तो 60 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे फिर 30 मिल जाएगा, 2 से फिर से काटेंगे 15 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पे हमको क्या मिल जा रहा है, 2 की घातें मिल जा रही है 3, और 3 मिल जा रहा है और 5 मिल जा रहा है। इन दोनों की घातें 1 लगा देते हैं। अगर आपसे कुल भाजकों की संख्या पूछता है तो इन सभी में घातों को हम बढ़ा देते हैं। मतलब 3 का हम, ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसकी घात हम 4 है, इसको लिख लेंगे गुणते। यहाँ पे 1 को लिख देते हैं 2 और इसको लिख देते हैं 2। इनका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हमको कुल भाजक मिल जाते हैं। लेकिन हमसे ये तो पूछ नहीं रहा है, हमसे कुल भाजक तो पूछ नहीं रहा है। हमने हालांकि बता दिया कि आपको कुल भाजक कैसे निकालने हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या का मामला। तो सबसे पहले तो इसने विषम भाजक पूछे हैं तो हम विषम भाजक ही बताते हैं। विषम भाजक ज्ञात करने के लिए हम जो भी विषम संख्याएँ दिखाई दे रही हैं इसमें, सम वाला जो आधार 2 है इसको, ये सम संख्या वाला है, ठीक है? 2 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 2 एक सम संख्या है। तो जो विषम वाले हैं जैसे 3 है और 5 है, इनकी घात जो भी है उसको 1 बढ़ा करके लिखना है। तो जैसे 3 की घात 1 है तो 2 लिख दिया, उसको बढ़ा दिया हमने। और 5 की घात 1 है तो 1 को 1 बढ़ा दिया तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी हमको कितना मिल जाएगा, 4। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा आपके विषम भाजकों की संख्या, ठीक है? तो यहाँ पे जो तीसरे विकल्प में हमको विषम भाजकों की संख्या 4 दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अब हम समभाजकों की संख्या जैसा पूछ रहा है वो बताते हैं। समभाजकों की संख्या के लिए आपको जो समभाजक संख्या है, घाते 3 जो है, उसको एज़ इट इज़ लेना है, इसको बढ़ाना नहीं है। समभाजकों वाला बता रहे हैं। सम संख्या वाले को एज़ इट इज़ लेना है, उसको बढ़ाना नहीं है, लेकिन बाकी विषम वाले को बढ़ा के लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने बढ़ा के लिख दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका विषम वाला 4 मिल गया है और सम वाला आपको 12 मिल गया है। कैसे ज्ञात करना है हमने आपको बता दिया है। और कुल कैसे, जब कुल पूछा जाए तब कैसे ज्ञात करना है वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान मतलब जंगल के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई? तो NH 37 जो है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर के जा रही है। तो वहाँ पे वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश अपना सही जवाब है, बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है इसको। 2.5 दिन में कंप्लीट कर दिया गया था, ठीक। अब 2.5 दिन कितने होते हैं ये भी सोचने वाली बात होगी। तो 2.5 का मतलब होता है 2 सही 1/2 दिन, मान लीजिए क्योंकि 2.5 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि 2 सही 2.5 कह दीजिए, यानी 2 और आधा, ऐसा कह दीजिए। 2 प्लस आधा, ये हो जाएगा 2.5 दिन, ठीक। चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में हमसे एक रीज़निंग का प्रश्न दिया गया, कह रहे हैं कि दिए गए ग्रिड को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो थोड़ा ज़ूम करते हैं तो हमें कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखो B3, E4, H7, यहाँ पे K8, N9 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे T11, W13 और Z24 हो रहा है। तो इसमें अक्षरों का तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 जोड़ करके हो जाता है 7, 8 और 9 जोड़ करके यहाँ पे 17 हो जाना चाहिए, और 11, 13, 24 होता है। तो विकल्पों में मामला ये हो गया था गुरु, यहाँ पे ये हो जा रहा है कि अपने पास यहाँ पे 17 को देखते हुए केवल तीसरा विकल्प है जिसमें 17 दिखाई दे रहा है, बाकियों में 17 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतना ही करके हम छोड़ देते हैं, ठीक। बाकी आप इसमें ट्राई कर सकते हो कि इसमें अक्षरों के साथ में क्या तालमेल बैठाया जा रहा है, ठीक है। तो वो अपना ट्राई करना चाहो कर लेना, बाकी अपन गिनतियों से काम कर लिए हैं। नहीं हो पाता तो फिर आगे बात को हम बढ़ाते हैं। बाकी अगर हम इसमें अगर देखें कि अक्षर में क्या चल रहा है, तो भैया ये 2 नंबर पे होता है, ये 5 है, ये 8 है। तो ये 3 जुड़ रहा है, यहाँ इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें 20 हो रहा है, ये 23 हो रहा है, ये 26 हो रहा है।
ज़ाहिर-सी बात है 3 जुड़ रहा है। ये 11 होता है, ये 14 होता है, 14 3 17, यहाँ पे 17 होना चाहिए, 17 पे कौन होता है? क्यू होता है, तो क्यू होना चाहिए, ठीक है? इस वजह से ये अपना है। ओके? ठीक है, मेरे ख़्याल से समझ में आ ही गया होगा। अगला वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारे पास है कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक तरह से समान हैं और 1 असंगत है। संगत शब्द का चयन कीजिए। तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। अब देखेंगे इसमें जो छुरी, कटार और कुदाल जो है, वो सॉरी, तलवार जो है, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये काटने वाली चीज़ें हैं। कौन-सी चीज़ें हैं? काटने की चीज़ें हैं। चाकू मतलब छुरी, चाकू, छुरी वही वाली बात होती है। कटार भी वही है, तलवार भी। कुदाल जो है खोदने वाली चीज़, ज़मीन की खुदाई के लिए होता है। बाकी उससे ज़मीन की खुदाई नहीं की जाती है। कुदाल से ज़मीन की खुदाई की जाती है, इसलिए कुदाल अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि वायु में मौजूद कौन-सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? तो वायु में गंधक यानी कि सल्फर, ठीक? सल्फर एस मौजूद होता है, जो चांदी के साथ रिएक्शन करके उसे काला कर देता है, ठीक? अगला वाला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक तरह से समान हैं और 1 असंगत है। अब भाई गज़ब के गज़ब के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। कह रहे हैं घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। तो देखिए, जो पठार, घाटी, पहाड़ी हैं, ये सब भाई अपने आस-पास पाए जाते हैं और ये सब मिट्टी या पत्थर से बने होते हैं। पत्थर होता है या फिर मिट्टी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं, ये डिफ़रेंस है। इस वजह से इनमें डिफ़रेंस है, ठीक? घाटी तो 2 पहाड़ों के बीच की जगह को कहा जाता है और मतलब वही बात है। तो ग्लेशियर बर्फ़ के बने होते हैं, बाकी सब ऐसे ही कह सकते हैं इसमें, ठीक। वैसे अगर ध्यान से समझा जाए तो इसमें घाटी भी समस्या वाली बात हो सकती थी। कह सकते थे कि भैया जो ग्लेशियर है वो भी बर्फ़ के पहाड़ हैं, पठार एक पहाड़ है, पहाड़ी भी एक पठार, घाटी तो उन दोनों के बीच की जगह होती है। तो भाई इसमें जो मैंने तर्क दिया है वो भी मतलब उतना ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, बस काम चलाने भर का है बस। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न में हमको क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे कि अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है। तो ये है अक्षय। क्या है? अक्षय। इसका एक दामाद मतलब इसकी एक पुत्री होगी, पुत्री का विवाह जिसके साथ हुआ होगा वो होगा दामाद। दामाद की शादी अनीशा से हुई है। अनीशा, अनीशा उसकी पुत्री होगी भाई, क्योंकि अनीशा उसकी पुत्री होगी, तभी उसका जिसके साथ विवाह हुआ होगा वो अक्षय का दामाद होगा, ठीक? अ अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है, जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। जिसके भाई किसके? अनीसा के भाई। अनीसा के भाई, भाई जो है वो विजय है। क्या नाम है उसका? विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। विजय की शादी हुई है ट्विंकल से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल से हुई है। तो ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है? ट्विंकल कौन है अक्षय की? ट्विंकल कौन है? ट्विंकल जो है अक्षय की कौन है? तो भैया ये बेटे की पत्नी यानी कि बहू है। चौथा वाला विकल्प है, बेटे की पत्नी यानी कि बहू। अगला मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा क्या है कि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो बहुत सिंपल होता है भैया। इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे आप। यही तो करोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे x² + 1/x² मिल जाएगा, प्लस 2 x इंटू 1/x मिल जाएगा, बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये x कट जाएगा, बचेगा केवल 2। 2 उधर जाके घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, जो कि हो जाएगा x² + 1/x² की वैल्यू। मतलब ये सिंपल है। समझदार लोग कहते हैं पीछे वाले का वर्ग करके, मतलब ये जो संख्या दी गई है इसका वर्ग करके उसमें 2 घटा दो, डायरेक्ट अपना ट्रिक भी बताते हैं। तो ट्रिक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वही सेम टू सेम है, जो अगर जिसने ये लंबी विधि समझ ली उसके लिए ट्रिक तो ईज़ी है, ठीक है? ईज़ी चीज़ें होती हैं। तो लंबी चीज़ें याद रखो, छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है याद ट्रिक वाली वो तो जल्दी से हो ही जाती हैं फिर। अगला वाला क्वेश्चन फिर से मैथ का, इसमें कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। मान इसमें से देखो ज्ञात करने का केवल इतना सा मतलब है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, नीचे अंडर रूट नहीं दिखाई देना चाहिए, बस इतना सी ये बात कहना चाहते हैं। तो देखो भैया 4 + अंडर रूट 2 है, थोड़ा-सा बड़े से बनाएँगे हम, और नीचे है अंडर रूट 2 + 1। हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा अंडर रूट 2 - 1 से गुणा कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक? नीचे वाले में पता ही होगा कि a - b करके अंडर रूट 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, जिसके बराबर यहाँ पे अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2, -1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 बचेगा। यानी नीचे क्या हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। नीचे कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर वाले को गुणा कराएंगे, बस वही उत्तर हो जाएगा हमारा। अंडर रूट 2 से 4 में कराएंगे तो 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का इसमें 2 में गुणा कराएंगे तो 2 मिल जाएगा, और 1 से 4 में गुणा कराएंगे तो प्लस में 4 मिल जाएगा, 1 का अंडर रूट 2 में गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 2 मिल जाएगा।
अब क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस भी तो था अपना, मैंने माइनस का ध्यान ही नहीं दिया। ये -1 से जब 4 में गुणा कराएँगे तो -4 हो जाएगा, -1 से जब √2 में गुणा कराएँगे तो -√2 हो जाएगा, गलती हो गई थी सॉरी। 4 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो हमको मिल जाएगा 3 √2 और 2 में से 4 घट जाएगा तो मिल जाएगा -2। तो यहाँ पे 3 √2 -2 जो तीसरा वाला विकल्प है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा-सा ये ध्यान देना होता है कि चिन्ह में मैंने गलती कर दी थी बस। अगर वो गलती रहती तो फिर मामला थोड़ा-सा गंभीर हो जाता। पर ठीक है, मामला ठीक है। मेरा ये पेन स्क्रीन पे लिखने वाला अभी तो गिर जाता। वाला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें हमसे कहा गया है कि 2 to पावर 2 यानी 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7 की घात 1 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो 50 को समझ लो, 50 क्या होता है? 50 होता है 2 गुणित 5 गुणित 5, 5 5 25 दूनी है 50 और 100 होता है 2 गुणित 2 गुणित सॉरी 5 गुणित 5 ये होता है। समझ में आई बात? तो हमको ये जो फैक्टर दिया गया और इसका जो फैक्टर दिया गया, इन दोनों को इनमें से निकाल लेना है। क्या मतलब कैलकुलेशन करनी है, कैसे? देखिए, हम अभी पहले सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि जो ये जो अपने पास संख्या है, ये बड़ी सी जो संख्या है, 50 से विभाज्य होने वाले जो अपने गुणनखंड होते हैं, वो हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो वही हम क्या करेंगे, जैसे 2 गुणित 5 की घात 2 है अपने पास, यही संख्या को हम रीराइट दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब की बार ये जो 50 वाला मामला जो हो रहा था, जो हमने 2 गुणित 5 की घात 2 हमने लिख रखा था 50 इसके बराबर होता है, उसको हम इस संख्या में से निकाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो इसमें से हमने 1 2 निकाल लिया है, 2 की घात 1 हमने निकाल लिया है, तो अंदर 2 की घात 1 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा और 5 की घात 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं बचेगा, तो उसको छोड़ देते हैं, 7 की घात 1 बचेगा। तो ये अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसमें हम वही गुणनखंडों की संख्या जैसे निकालते हैं कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं, जो संख्या निकालते हैं, घातों में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करते हैं, तो वही संख्या हमको यहाँ पे निकालनी है। जैसे 2 की घात 1 है, तो वहाँ पे हमने बढ़ा के 2 लिख दिया है, 3 की घात 1 है, उसको हमने बढ़ा करके 2 लिख दिया, 7 की घात 1 है, उसको हमने बढ़ा करके 2 लिख दिया, तो इनका सबसे जो गुणा करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 हमें वह संख्या मिली है जो यह दर्शाती है कि इस संख्या के 50 से कटने वाले 50 से विभाज्य कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था कि 100 से विभाज्य नहीं है, हमसे ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो 100 से विभाज्य नहीं है। तो 100 से विभाज्य नहीं है, ये वाला ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम ये करेंगे कि 100 वाला मामला पहले निकाल लेते हैं। 100 से कितने विभाज्य हैं? तो 100 होता है क्या? 2 की घात 2 होता है, 2 की घात 2 होता है, गुणित 5 की घात 2 होता है। तो इसी को दोबारा हम लिखने वाले हैं, लेकिन अब की बार 2 की घात 2 और 5 की घात 2 को बाहर कर लेंगे, जो कुछ बचेगा अंदर रख लेंगे। जैसे 2 की घात 2 है यहाँ पे, तो उसको छोड़ दिया, फिर 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 लिख दिया, 5 की घात 2 निकल गया है, 7 की घात 1 है, तो 7 की घात 1 को लिख लिया। ये हो गया बा? ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें से अगर कैलकुलेट करेंगे 3 की घात 1 है, तो उसमें बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। 7 की घात 1 है, उसमें 1 बढ़ा देंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेट 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 100 से विभाज्य जो संख्याएँ होती हैं, वो हो गई 4। अब हमको 50 से विभाज्य हैं, लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, वाले मामले में देखिए जो संख्याएँ 50 से विभाज्य हैं, पहली बात आपको समझ में पता होना चाहिए कि जो संख्याएँ 50 से विभाज्य हैं, मतलब जो 100 से विभाज्य हैं, वो 50 से भी विभाज्य होंगे ही, ठीक? यहाँ पे जो 100 से विभाज्य वाली जो 4 संख्याएँ ऐसी हैं, जो 100 से विभाज्य हैं, वो 50 से भी विभाज्य होंगी, यानी कि ये 8 में ये वाली 4 संख्याएँ भी हैं। तो 8 में यही वाली 4 संख्याएँ हम घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4, यानी वो 4 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 50 से तो विभाज्य है, लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प यानी कि 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई बात? चलते हैं आगे। चलो देखें, अगला वाला प्रश्न है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति का काफ़ी अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखते हैं। कह रहे हैं एक बिजली के खंभे का अन्य कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश तक हो जाता है। देखो भैया, ये बिजली का खंभा है, ऐसा मामला हो जा रहा है, यहाँ पे 30 अंश का एंगल बना हुआ है। अगर खंभे के पास जाओगे तभी 60 अंश का एंगल बन पाएगा, तो 60 अंश का एंगल बन गया जब हम नज़दीक जाते हैं। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, यानी 30 मीटर इधर की डिस्टेंस है जो चलेगा। अब बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ की ऊंचाई को ज्ञात करना है, हम नीचे वाले को x मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया मामला। अब हम लगाएंगे, देखिए हम हाई स्कूल में हमने पढ़ रखा है, वही वाला तरीका लगाएंगे, थोड़ा लंबा भी पड़ जाएगी, तो सॉरी अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ट्रिक है तो आई डोंट नो भाई, इस बार जाने भाई होता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे tan 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे? tan 60, tan 60 बराबर लंब h बटे आधार x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है क्या? √3 होती है, √3 बराबर h अपॉन x हो जाएगा, x का इधर गुणा कराएंगे, x बराबर हो जाएगा h अपॉन √3, ये हम लिख लेते हैं। अरे √3 लिखा जाए भाई, √3 हो गया, ये हो गया एक अपना एक संबंध बन गया। अब हम लगाएंगे tan 30, यहाँ से लंबा वाला पूरा लेने वाले हैं।
तो हम लिखेंगे tan 30। tan 30 क्यों लिखना, हम डायरेक्ट क्यों ऐसा लिख लेते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो हम लिख लेते हैं 1/√3 बराबर लंब क्या है अपना h है और आधार क्या है, और 30 + x है, तो 30 + x है। x की वैल्यू हमको पता है h/√3, वो रख देते हैं, h/√3 वो हमने रख दिया। अब भाई सिंपल सा यही अपना सॉल्यूशन है और कुछ होना नहीं है। तो कद्दू, इसमें कुछ क्या हमने बहुत मुश्किल कर दिया है। ये वाला पार्ट इधर भेज देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 30 + h/√3 मिल जाएगा बराबर, इसका इधर गुणा करा देंगे तो √3 h हो जाएगा। ये हो जाएगा मामला। अच्छी बात है। अब थोड़ा-सा और कम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इधर भेज देते हैं, घट जाता है। तो 30 बराबर हो जाएगा √3h - h/√3। तो इसमें सिंपल घटाना कर लेते हैं, √3 ऐसे नीचे रख देते हैं। √3 का इधर गुणा करा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3h - h, यहाँ पे 30 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे 3h में से 1 h घट जाएगा तो 2h बचेगा बटे √3 है। 2 से 30 को काट देंगे तो 15 हो जाएगा, √3 आके गुणा कर देगा। तो मैंने बहुत गंदा लिखा, सॉरी, पर 15 √3 हमको उत्तर के रूप में मिल जाएगा। हमने समय बहुत बर्बाद किया इसको हल करने में। इसका शॉर्टकट भी लोग बताते हैं, बहुत बहुत तेज़ी से बता देते हैं भाई। भाई वो करने वाले करते हैं, मैं नहीं कर पाता, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अपना चलता है, जैसा भी चल पाता है चलता है। ओके, तो ये होगी बात। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोई बात इतनी सी है कि अगर आपसे नहीं हल हो पाता तो छोड़ देते हैं। मैं अपने बताता हूँ यार, मेरे से जब क्वेश्चन लंबा लगता है कि छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। फिर छोटे क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद क्या होता है कि समय बचा रहता है, तो फिर आगे वाले क्वेश्चन तो करने ही है अभी। तो जैसे ये आसान क्वेश्चन आ गया, इस व्यंजक का हल करना है, हल करना के मतलब मन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल कर लेते हैं। हाँ, क्या जोड़ना घटाना सब एक साथ हो सकता है। अपन 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 और 3 जुड़ जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ तक का मामला खत्म हो गया। अब ये 5 में से देखो, 4 में से ये देखो माइनस ऐसे तो बचेगा ना, ये वाला 4 ऐसे-ऐसे देखो, ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। अब ये जो माइनस है इसके साथ आकर के इसको प्लस बना देगा, आगे 15 हो जाएगा। 15 कितना हो जा रहा है, 16 हो गया। और उसके आगे क्या है, 20 है, उसके बाद तो माइनस था तो वो भी तो रहेगा ना। तो 20 में से 16 गया तो कितना बच गया, 4। तो पहला वाला ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक। तो कई बार इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न से हो जाता है, लोगों को थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है। तो चिन्हों का मामला सही से समझे रहोगे तो सारा मामला सही है, ऑल सेट। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, रीज़निंग का प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है थोड़ा-सा देखेंगे तो समझ में आएगी बातें। नीचे दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है, छोड़ जाने दो, कुछ नहीं ख़ास है, बस आपको ये देखना है, ठीक? और उसमें भी क्या देखना है थोड़ा-सा ये और ज़ूम करते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो EFGIILKO नहीं समझ में आ रहा, जाने दो। पर अपने पास एक ऑप्शन है, गिनतियाँ भी हैं, संख्याएँ भी हैं और विकल्प में देख सकते हो कि संख्याएँ सभी अलग-अलग है, तो उत्तर मिल जाएगा आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। तो अपने पास 27 है, फिर 34 है, फिर 41 है और फिर 48 है। तो इसमें कितना जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? 7 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी 7 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक? इसमें भी हमको 7 ही जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर 7 जोड़ा जाएगा। 7, 8, 7, 15, 5 हाथ से लगे 1, यहाँ 5, 55, 55 दिखाई दे रहा है। तो 55 विकल्प तीसरे वाले में ही अकेले दिखाई दे रहा है और किसी विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें अक्षरों पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम गिनतियों से हो गया, तो अपना उत्तर मिल गया, ठीक? अगला प्रश्न हम देखेंगे और इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास 45/75 है, 3/5, 51/68 और 256/81 का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो भैया ये मिश्र अनुपात याद करना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, पर मुझे पता नहीं था, पर मैंने पता करके फिर बताना शुरू किया है कि आपको 45/75 करना होगा, गुणित 3/5 करना होगा, गुणित 51/68 करना होगा, गुणित 256 सॉरी 256/81 करना होगा। इनका गुणा करने पर जो भी उत्तर मिल जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो भैया 5 से काटेंगे, 5 से काटने 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 पचे 75, ठीक है, 5 9 45, अच्छा 3 से कट जाता है, 3 तिरेपन, 3 पचे 15, ठीक है। 5 से ऊपर और कोई कटेगा? नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है, कौन से? 3 से कटेगा? नहीं, ये वाला कटेगा। 27 3 81 होता है, ठीक है। फिर 3 से कट जाता है, 9 मिल जाएगा, ओके। और कुछ जाएगा 3 से, 3 तिरेपन, 3 से ही कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17, हाँ, अच्छा 17 चौके 68 भी होता है, ये भी होता है। 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 चौके 16, ठीक है, कट गया। और कुछ बचा है नीचे? जैसे नीचे 5 बचा है, 5 बचा है और 3 बचा है। ऊपर क्या बचा है? 64 बचा है, 64 के अलावा कुछ नहीं बचा। अच्छा, ये वाला 3 बचा है क्या? हाँ, नहीं, इससे काटा तो था शायद। हाँ, काट तो दिया था यार, ये क्यों ऐसे लिखा हुआ है? कुछ नहीं बचा है, ठीक है, काट दिया था। तो 64 है ऊपर, नीचे 5 पंजे 25, 3 75 है।
नीचे। तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन होगा सही जवाब। ठीक, चलिए वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? एक सर्कल पहले बना देता हूँ ना, फिर बताता हूँ। इस वृत्त के मतलब ऐसे चतुर्भुज जो जिसके चारों कोने जो वृत्त पर हों, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज भी है। तो मामला कुछ ऐसा है गुरु कि एक समबाहु त्रिभुज है ऐसा, जिसका नाम है ए बी और सी। सी है तो ए तक पहुंचाने के लिए ऐसे एक जगह डी बना देते हैं। तो ये चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, जिसके सभी शीर्ष जो हैं आपके वृत्त पर स्थित हैं। ये हो गई बात। अब हमसे पूछ रहे हैं कौन सी डी ए, यानी इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा। तो बता देते हैं कि जैसे बात तो पहले समबाहु त्रिभुज की कह दिया, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये वाली बराबर होती हैं, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं, ये हमको पता है। और चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 60 का सम्मुख ये वाला, ये जो डी वाला है, इस 60 का सम्मुख कोण है। तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो 180 में अगर ये वाला 60 घटा दिया जाएगा तो ये 120 बचेगा। तो हमारा जो तीसरा वाला विकल्प है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्न लगेगा। अगला वाला प्रश्न देख लिया जाए। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आरेख में ए उन सभी लोगों को दिखाता है जो चॉकलेट पसंद करते हैं, बी उन लोग जिनको आइसक्रीम पसंद है, सी जिनको कैंडी पसंद है। तो छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है? छायांकित क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीचों बीच। तो ये उनको दर्शाता है जिनको तीनों चीज़ें पसंद है ना भाई। तो भाई मामला ये होता है कि विकल्प के हिसाब से हमें देखना होगा। तो विकल्प क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाले विकल्प में वे लोग जो चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम पसंद करते हैं, यानी तीनों चीज़ें पसंद करते हैं, वो तो हमने आपको बता दिया थी। तो बस यही तीसरा वाला विकल्प सही है। इसमें पढ़ने मतलब क्या ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, अपन ने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया तो यही है अपना सही जवाब। ठीक, ओके। अगले वाला प्रश्न है कि यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, स्थित है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे जो कि आ जाता है अपना 2 गोलों के बारे में। कह रहे हैं उन 2 गोलों को आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। तो मैं आपको इसमें ट्रिक समझाना चाहूँगा। ट्रिक क्या है अपना देखेंगे। देखिए भाई बात ये है, ये अगर आपसे त्रिज्या बात की जाए, व्यास की बात की जाए, परिधि की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ों में ना ये हमेशा त्रिज्या केवल एक घात में रहती है। और अगर वक्र पृष्ठ की बात की जाए वक्र पृष्ठ की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, इन सभी जगहों में त्रिज्या के ऊपर घातें 2 लगी होती है। पाई आर स्क्वायर आपने याद किया होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर गोले का वक्र पृष्ठ अगर निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पे आर की घातें 2 रहेगी। और अगर आयतन की बात की जाए जिसमें आर के ऊपर घात 3 रहती है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो हम इतनी देर से इतना सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें ये घातें ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इन्होंने वक्रपृष्ठ की बात की थी, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की थी, क्षेत्रफल जो अपना यहाँ पे समझ में आ रही बात। यहाँ पे ये 1:4 है, यानी ये घातें 2 के रूप में है। हम पहले अगर त्रिज्या के पास जाएँगे तो उसमें घातें हमको क्या करनी, 1 करने के लिए इसका हमको वर्गमूल लेना होगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो इनकी त्रिज्या या परिधि या व्यास का जब अनुपात पूछा जाता तो 1:2 होता। लेकिन इन्होंने आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आयतन का अनुपात तक पहुँचने के लिए हमें घातें 3 करना पड़ेगा। तो 1 की घातें 3 बराबर 1 होता है, 2 की घातें 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। तो 1:8। तो मैंने एक कहानी के तरीके से आपको लंबा सा समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आप अगर समझ के रखेंगे, तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ओके? अगले प्रश्न की बात कर लें। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल्य राशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। 8/5 के बराबर हो जाने का मतलब है उसका मिश्र धन हो जाना है इतना। तो भैया देखिए मूलधन आपका P रखेंगे, उसका जो मिश्र धन होगा वो मैं 8P/5 लिखना चाहूँगा। जिसमें से अरे 5 बन जा गंदे आदमी। जिसमें से अगर हम P घटाएँगे तो हमें 5 का इधर गुणा करेंगे तो 8P माइनस 5P/5 बराबर 3P/5 मिलेगा, जो कि इसका ब्याज हो जाएगा। चूँकि ये साधारण ब्याज का मामला हो रहा था तो इस वजह से ऐसे चलेंगे। तो आपको एसआई बराबर पता ही है, PRT/100 होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो भई यहाँ पे मिश्र धन की जगह पे ये अपना 3P/5 रख देते हैं, बराबर P की जगह P ही रहेगा, R हमको निकालना है, P है 5 वर्ष बटे 100। देखो P से P काट देते हैं,
5 से 100 को काट देंगे, 5 दूनी है 10, 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 इधर जाके गुणा कर देगा तो R बराबर 4 तिहाई 12%, यानी कि चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें घटाना तो बहुत ज़रूरी ही था कि इसी के साथ ये हो पाएगा, पर नहीं तो मुश्किल हालात तो रहेंगे ही। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई समस्या नहीं है आपको सोचने समझने की, तो मामला तो सही है, ठीक है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न काफ़ी मुश्किल है। मुझे फिर से इसके पहले खोजना पड़ा उत्तर, उसके बाद फिर आना पड़ा इधर। चलिए देखते हैं, क्या है प्रश्न में? कह रहे हैं कि 37 × 30 माप के आयताकार पार्क के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, जिसका जो 570 वर्ग मीटर जगह घेरता है, यानी इसका क्षेत्रफल दिया गया, किसका? रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो भई, मान लो ये है अपना पास एक पार्क, पार्क के अंदर की जगह पे बना है एक रास्ता, ऐसा। और रास्ता कौन-सा वाला है? ये वाला हिस्सा है। समझ में तो आ ही रहा होगा, इसमें कोई 2 राय तो है नहीं, तीसरी राय भी हो सकती है। रास्ता ऐसे ही है, अंदर बना है। तो बाहर पूरा वाला ये जो लंबाई है ये 37 का होगा, ये वाली पूरी 30 की है। ओके, रास्ता चौड़ा भी है, ये वाला जो रास्ता है वो चौड़ा है x का, ऐसा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला क्या है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, इसके लिए फ़ॉर्मूला जो बनता है, रास्ते की चौड़ाई अपन देखो, लंबाई l हो गई पार्क की, चौड़ाई b हो गई, रास्ते की चौड़ाई आपने x ली है। ये वाला हिस्सा x है, यहाँ वाला हिस्सा x है, सब जगह x ऐसे रहेगा। तो ऐसे में रास्ते का क्षेत्रफल क्या भैया? रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे, जब ये रास्ता अंदर बना है तब, बराबर होता है 2x कोष्ठक में l प्लस बी माइनस 2x। ठीक, ये होता है अपना फार्मूला। समझ में आ गई बात? बढ़िया, समझ में आ गया होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया है आपको 570, ओके, बराबर 2x। ओके नहीं, ओके नहीं है, अब ओके है। और कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो भैया, तो कितना मिल जाएगा? 67, हाँ, 67 माइनस 2x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगा और द्विघात समीकरण फिर आपके लिए मुश्किल हालात पैदा कर देगा। हम विकल्पों से ट्राई करेंगे। सबसे पहला विकल्प जैसा अपने पास 10 है, अगर हम 10 दूनी या यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे। अच्छा, इसको कोष्ठक में बना देते हैं, तो पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मामला इतना सा है कि जो 570 है, वो ये 2x और ये 67 माइनस 2x, ये जो 2 हिस्से हैं, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब 2x से भी 570 कट जाएगा और 67 माइनस 2x से भी 570 कट जाएगा। तो हमको बारी-बारी से x की वैल्यू जो कि अपने रास्ते की चौड़ाई थी, जैसे कि पहला विकल्प 10 दिया है, वो हम रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या उससे वो कट जाता है कि नहीं कटता है, ठीक? तो हमने रखा 10, 10 दूनी होता है 20, क्या 20 से ये कट जाएगा? 0, 0 कट जाएगा, लेकिन 2 से 57 नहीं कटेगा। इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो पहला वाला विकल्प है, वो अपना सही जवाब नहीं है। ठीक? तो पहला वाला विकल्प गया। दूसरा विकल्प 28 है। 28 एक बड़ी गिनती दिखाई दे रही है, तो 28 दूनी 56 होता है। पहली बात तो देखो भई, 28 दूनी होता है 56। अब 56 से 570 कट जाए, ये भी अच्छी बात नहीं होती। 570 नहीं कटा, 56 एक 56, फिर 10 बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका ये मतलब हो गया 28, अपना 28 भी सही जवाब नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 5 को। तो 5 दूनिया होता है कितना? यहाँ पे रखेंगे 5 दूनिया 10 होता है। तो 10 से ये कट जाता है? बिल्कुल हाँ, सही बात है, कट जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे 15 दूनी 30 होता है, जैसे कि आप चौथा वाला विकल्प देखिए, 15 दूनी 30 होता है, तो 30 से कट जाता है? हाँ, बिल्कुल, ये 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, तो आपको होगा तो 15 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कि हमारे पास दूसरा हिस्सा भी तो है, उसको भी चेक करना है। तो पहले हम 5 को ही रख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो रहा है, 67 में से 10 घट जाएगा, बचेगा 57। क्या 57 से 570 कट जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल, 10 गुना तो हो रहा, सिंपल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीसरा वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है 5 मीटर, वो अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, बढ़िया है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। अगला वाला प्रश्न है कि एक वस्तु को 390 रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत का? 20% का। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, 20% का अगर लाभ पे बेच रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं इसको 120% में। आप समझ रहे हैं ना? 120% में, और विक्रय मूल्य कितना है? 390 है। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो से आराम से कट जाएगा, ठीक? उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4% बराबर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 13 मिल जाएगा।
अब आप जानते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। 25 से अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं तो आपको 25 चौके कितना मिल जाएगा? 100%। 100% हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। तो वही 25 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 25 तियाँ 75 के 5 हाथ से लगे 7, 25 से कम 25 7, 25 7 7 5 12 33 32 12 बदल 32, तो 325 मिल जाएगा। 325 आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में ये बात? ऐसे करना है इस प्रश्न को। ओके। अब प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के एक मेन्यू में किसकी लिस्ट होती है? तो कमांड्स की एक लिस्ट होती है। किसकी लिस्ट होती है? कमांड्स की। ओके, ओके। अगला है सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक, अच्छी बात है। अगला है अगला है कि अक्षांश का एक अंश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का एक अंश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये तो करंट अफेयर का है, इसका तो एक बार देख ही लेते हैं। नीति आयोग से है। तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग का उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन था? तो राजीव कुमार थे। ठीक है? जो यहाँ पे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, इस वजह से। आगे चलेंगे। आगे क्या है? अच्छा, बैठक व्यवस्था है, ठीक है। 4 सहेलियाँ अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज़ मेज़ के आस-पास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। कोने पे बैठी हैं तो आयताकार क्या वर्गाकार भी मेज़ बना सकते हैं। कोने पे बैठी हैं, बैठी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, सब कोने पे बैठी हैं। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी हैं। जो है हम यहाँ पे श्रुति बना देते हैं। ये हो गया श्रुति। श्रुति के दाईं ओर अंकिता अंकिता बैठी है। ओके। जो पायल के विकर्ता सामने बैठी है। अंकिता श्रुति के दाहिने ओर बैठी है। जो अंकिता श्रुति के दाहिने बैठी है। जो पायल के विकर्ता, यानी श्रुति को बताया जा रहा है जो पायल के विकर्ता है, तो पायल यहाँ पर बैठेगी जो कि श्रुति के विकर्ता हमने बिठाया है। ठीक। अब जो बचा है वो है महक। तो महक को हमने यहाँ पे बिठा दिया। महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है? तो महक के सापेक्ष अंकिता अंकिता जो है विकर्णतः सामने बैठी है। कहाँ बैठी है? विकर्णतः सामने। ओके। तो यहाँ पे ठीक सामने नहीं, विकर्णतः सामने से कहा जाएगा। हालांकि ठीक सामने भी बैठी है पर विकर्ण के आधार, क्योंकि कोने पे बैठे हैं इसलिए विकर्णतः। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गया, चूंकि यहाँ पे हमको सही के निशान दिखाई दे रहा था। अब इसको गायब कर देता हूँ। चलो गायब कर देता हूँ। अब दिमाग क्या कहेगा कि यार ठीक सामने ही तो बैठी है, पर गलत है, वो विकर्णतः सामने बैठी है। थोड़ा-सा ये मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी फँस सकते हैं कि ठीक सामने और विकर्णतः सामने का में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। ये विकर्णतः ही सामने बैठी है। अगर ये ऐसा बैठा होता कि मेज़ के एक किनारे के मध्य बिंदुओं पे बैठे होते, तब हम ठीक सामने कहते हैं, विकर्णतः सामने नहीं कह पाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। बहुत मुश्किल प्रश्न था ये तो, सच में बहुत मुश्किल था। डर लगता है ऐसे-ऐसे प्रश्नों से। चलेंगे अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे। अगले वाले प्रश्न में कथन निष्कर्ष से मामला है। कह रहे हैं कि दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं। जो भी रसोई घर हैं वो शयन कक्ष हैं। ये हो गया रसोई, रसोई, ये हो गया शयन कक्ष। जितने भी रसोई घर है वो शयन कक्ष हैं। कोई भी शयन कक्ष हॉल नहीं है। जो भी शयन कक्ष हैं वो हॉल नहीं है, तो हॉल को हमने अलग रख दिया। कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, ये कहना गलत है कि रसोई घर शयन कक्ष के अंदर ही है, तो उसमें कोई भी कह देना वैसा में गलत हो जाएगा। अब यार ये तो मैंने अपना गोला यहाँ पे घुसा रखा है, अब यहाँ पे तो मामला ही गलत हो जाएगा। इसको बिना हटाइए हटेगा नहीं। सभी हॉल रसोई घर हैं, हमने हॉल को अलग बनाए रखा था, ऐसा था मामला। ये था रसोई, ठीक है? और ये था शयन और ये था हॉल। तो भैया सभी हॉल रसोई घर कहना गलत बात होगी, क्योंकि उसके साथ मिल नहीं रहा है। कुछ रसोई घर हॉल है, रसोई घर हॉल है। एक कुछ वाला मामला भी गलत है। ठीक? तो पहला वाला मात्र एक सही है। हो गई बात खत्म। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, 16 मई को मनाया जाता है। चलेंगे अगले वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला वाला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको ग्राफ के साथ में गिनतियाँ दिखाई दे रही हैं। नीला वाला ए है, लाल वाला बी का है। किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा? दोनों का जो अंतर है वो न्यूनतम किस वर्ष रहा है, ये हमको देखना है। तो क्या बात किया जाए? तो यहाँ पे अब एक तो बहुत सिंपल सा है यार, देखो यहाँ पे 30 पे दोनों मिल ही रहे हैं ना, ये 2006 वाला जो है, दोनों 30 पे पहुँच चुके हैं, तो वहीं पे अपना सही जवाब हो जाएगा। हालाँकि मैं ज़बरदस्ती टाइम पास करने के लिए थोड़ा ज़ूम करूँगा, ज़ूम करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। जैसे 2000 की बात, सन 2000 की बात की जाएगी, तो इसमें देखिए 40 है, इसका 20 है, अंतर हो गया 20 का, ठीक है? 26 नहीं 20 का अंतर हो गया। अरे 26 नहीं 20 का अंतर। अरे यार 20 क्यों नहीं बन रहा है, 26 क्यों बन रहा है? अच्छा ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंतर 20 का हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 10 का हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 10 का हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 10 का हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है। यहाँ पे दोनों जब 30-30 के हो गए हैं, ऐसे में अंतर 0 का हो गया, यहीं पे न्यूनतम हो गया है। और ये किस साल हुआ था? 2006 में हुआ था, तो 2006 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा वाला मामला हो गया, ठीक है? अब कोई समस्या नहीं ना? बिल्कुल समस्या होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई मामला ही नहीं है। ओके, ठीक है। चलो देखते हैं अगला वाला प्रश्न क्या है। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, ये देखेंगे कि एक हाथ घड़ी यानी कलाई घड़ी सुबह के 7:30 में सुबह के 7:30 बजे हैं, ठीक है? सुबह के 7:30 बजे बजा देते हैं। तो घड़ी के लिए पहले तो ये घुमा लेते हैं। 7:30 बजने के लिए हम यहाँ पे अपना पहले बात 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, 7:30 बजे हैं, यानी घंटे वाली सुई 7 से 8 के एकदम बीच में रहेगी और मिनट वाली सुई 6 पे रहेगी। एग्ज़ैक्टली सही चल रहा है। घंटे वाली सुई दक्षिण-पश्चिम दिशा को इंगित करती है। तो एग्ज़ैक्टली अगर हम ध्यान से समझें, तो अगर हम ये पूरब बना रहे हैं, पूर्व बना रहे हैं, ये पश्चिम बना रहे हैं, ठीक? ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। तो दक्षिण-पश्चिम को इंगित कर रहा है, एग्ज़ैक्टली ये दक्षिण-पश्चिम को ही इंगित कर रहा है। तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो 15 मिनट बाद, अभी तो ये दक्षिण दिशा को इंगित कर रही है, 15 मिनट बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगी 45 पर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर इंगित करने लगेगी। तो चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है? तो हमने चित्र बनाकर इसको समझाने का प्रयास किया। एग्ज़ैक्टली बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा बन गया है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। अगले वाले प्रश्न में हम चल सकते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारे पास एक पाई चार्ट से संबंधित है, जो कि काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, समझेंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट में विद्युत बल्ब बेचने में हुए खर्चे को प्रतिशत विवरण को दर्शाया। पाई चार्ट के आधार पर मिलकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको परसेंटेज सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। थोड़ा ज़ूम करेंगे तो हमको समझ में आएगा। मेरे ख़्याल से ये मटेरियल का है, ये कॉपीराइट का है, ये ग्लास का है, ये मेल्टिंग का है, ये मोल्डिंग का है और ये पैकिंग का है। तो सब लाइन से लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें काफ़ी ईज़ी हो गया है। अब देखेंगे कि यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग मोल्डिंग यहाँ पे मोल्डिंग था, मेल्डिंग नहीं, मोल्डिंग था। मोल्डिंग की लागत के रूप में 28,400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब वह कॉपीराइट खर्च में कितना खर्च करता है। तो मोल्डिंग वाला ये जो अपना हिस्सा था वो था 20 का, कॉपीराइट वाला यहाँ वाला हिस्सा, मैं थोड़ा-सा इसको मिटा देता हूँ तो समझ में आएगा, कॉपीराइट वाला 15 लिखा है, ठीक है? मोल्डिंग वाला 20 लिखा है। तो यहाँ पे मामला ये हो जाएगा कि अगर 20 बराबर आपका हो रहा है 28,400, 28,400 हो रहा है, तो 15 बराबर कितना होगा? यही आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक? तो 28,400 में 20 से मस्त वाला भाग हो जाएगा, मस्त 15 से गुणा हो जाएगा। यही मामला है, 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 ही 0 मिल जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 15 से गुणा कराएँगे 0, 15 दूनी 30 का 0 हासिल आगे 1, नहीं 3, 3, 3, 3, 15 चौके 60, 3 63 हासिल आगे 6 और 15 एकम 15, 6 21, 21,300। तो ये दूसरा वाला विकल्प 21,300 आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो इसमें खोजना पड़ता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो मुश्किल हालात तो हर जगह ही रहती हैं, ठीक? हर जगह ही लो भैया अभी मरता क्या ना करता एक और मुश्किल प्रश्न। इतना भारी प्रश्न देखने के बाद लगता है डर और मन कहता है कि भाग जाए यहाँ से सब छोड़ छाड़ के, अब कुछ नहीं होने वाला। खैर फिर भी हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। दी गई जानकारी को पढ़ें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो भैया या तो सी ऊपर है या तो एफ सबसे ऊपर है, अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अगर सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अरे यार बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। अरे भाई अच्छा बन गया। अरे गंदा इतना ही बन रहा है। लो भाई ई बन गया। अच्छा, न्यूनतम प्राप्त किए हैं तो जाहिर सी बात है बीच में 4 लोग होंगे, हो गया। जब एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो बी ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो इसको यहाँ हटा दो और मेरी शक्ल भी मत देखो। तो बी ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए तो बी ने 1 2 3 4 4 लोग बीच में हो गए। सभी परीक्षाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए, बहुत अच्छी बात है। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, अच्छी बात है। डी ने ए से अधिक प्राप्त किया है, डी जो है वो ए से अधिक प्राप्त किया है, तो एक डी को ए से ऊपर रख दिया। निकटतम प्रतिस्पर्धी थे यानी इनके बीच में कोई नहीं था, ये हो गया। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किया, ज़ाहिर सी बात है बी से अधिक अंक प्राप्त किया, कहीं पे भी हो सकता है, तो बी को उसके नीचे डाल देते हैं, अच्छी बात है। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो भाई, पहले ही कहा गया था कि डी और ए के बीच में निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, तो डी और ए के बीच में कोई नहीं घुसेगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो सी है वो ए से अधिक प्राप्त किया है, तो ए से ऊपर डालने के लिए हम सी को सबसे ऊपर ऐसे डाल देते हैं। इस मामले में सब ए से ऊपर डाल देते हैं। अब ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। अब देखो भैया निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, तो ऐसे वाले में ये वाला मामला सटीक खाएगा। क्यों? क्योंकि बी को नीचे रखेंगे और ज़ाहिर-सी बात है हम यहाँ पे डाल नहीं सकते, एफ को यहाँ यहाँ पे डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं शायद, डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, डाल भी सकते हैं। यहाँ पे सी तो है ऑलरेडी, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है। ये भी सेट खा जाएगा। अगर ये निकटतम प्रतिस्पर्धी है तो ई यहाँ पे सेट हो जाएगा और फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी, 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 सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ए हो जाएगा, बी उसके नीचे हो जाएगा। तो दोनों ही बन जा रहे हैं, अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या देखते हैं। यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया हो, सी ने पहला स्थान ये वाला मामला है, तो ए ने कौन-सा स्थान प्राप्त किया है? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! दिस इज़ रियली पता नहीं, अंग्रेज़ी भी नहीं आ रही है। इतना बेकार सवाल था। सी ने प अगर यही मैं पहले पढ़ लिया होता तो ये वाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सी ने पहला स्थान प्राप्त किया तो पहला, दूसरा यहाँ देखो ए जो है तीसरे स्थान पे, तो पहला वाला विकल्प सही हो जाते हैं। ए ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत ही हैवी भारी क्वेश्चन है, जो कि मतलब इतना समय तो नहीं लेना चाहिए। हालाँकि जो समझदार लोग होते हैं वो जल्दी-जल्दी करते हैं, पर अपन गरीब आदमी जितना कर पाएँगे उतना कर पाएँगे, वाले हम इस सिचुएशन में रहते हैं। चलो ठीक है, काफ़ी बढ़िया हमने किया है। चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, तो और खतरनाक लेवल पे जा रहा है। जिसमें अक्षर कम रहता है वो थोड़ा-सा मुश्किल ज़्यादा लगता है हमें। आगे चलते हैं कि विमल और कमल पियानो और गिटार अच्छा बजाते हैं, में अच्छे हैं, ठीक है। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी हैं। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं, ठीक है। कौन हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है? ओके, अच्छा है। तो हम विकल्प से ट्राई करेंगे। कोमल को देखेंगे तो गिटार में अच्छा नहीं है। गिटार कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है। गिटार में अच्छा नहीं है, मतलब देखो, गिटार में अपना विमल और कमल अच्छे हैं, कोमल का नाम नहीं है तो ये सही बात है। लेकिन हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन में भी कोमल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे शतरंज और हॉकी में कोमल का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, शतरंज और हॉकी में है। बैडमिंटन में कोमल का नाम नहीं है, तो मामला ख़त्म हो गया। कोमल पियानो में भी अच्छी है, तो मतलब ठीक है, ये वाला कोमल का मामला तो ख़त्म हो गया। अब सीमा का मामला देखते हैं। सीमा अपना गिटार में तो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो तो अपना ठीक है। लेकिन सीमा को हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन आना चाहिए। सीमा यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको हॉकी आ रहा है, चलो एक चीज़ खत्म।
और गिटार, लेकिन अच्छा नहीं होना चाहिए ना, सीमा तो गिटार में भी अच्छी है, तो ये वाला मामला भी गलत हो गया। रीना की मामला आ जाता है, रीना को देखेंगे। रीना यहाँ पे गिटार वाले में नहीं है, यहाँ वाले गिटार जहाँ लिखा है वहाँ पे भी रीना नहीं है। रीना कहाँ पर है? रीना यहाँ पर है, जो कि हॉकी, अपना हॉकी चाहिए, शतरंज, शतरंज में चाहिए, और रीना यहाँ पे भी है, जो अपना बैडमिंटन, बैडमिंटन भी चाहिए, बैडमिंटन में भी अच्छी है। तो रीना ऐसी है जो इन तीनों में अच्छी और इसमें अच्छी नहीं वाले जो सिचुएशन है वो फुलफ़िल करती है। तो हमने सभी को ऐसे बारी-बारी से चेक कर लिया, इस प्रकार से हमारा उत्तर मिल गया। इसके लिए हम वो वाला सर्कल ऐसा वाला बना पाएँ, ऐसे में थोड़ा-सा मामला भी गलत, मतलब अच्छा नहीं था। हालाँकि अपन वो भी लिख सकते थे लंबा-लंबा, जो भी है अपन कर पाए हैं इसमें, ठीक? हमने आपको हर एक सिचुएशन में समझाया है कि कहाँ मामला सही है कि कहाँ नहीं सही है। अच्छा, अब चलते-चलते एक बार रीमा पर भी हम चर्चा कर लेंगे। क्या रीमा को गिटार में अच्छा नहीं होना चाहिए? देखिए, ऊपर ही हमने लिख यहाँ पे देखा है, ये चीज़ आपको देखने में मिल रही है कि रीमा और सीमा जो है हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, और हमको गिटार में अच्छा नहीं चाहिए। तो रीमा उसमें गिटार में अच्छी है, तो इस वजह से ये वाला विकल्प ही गलत हो जाता है। तो रीमा और सीमा वाला यहीं से हमने गलत कर लिया इन 2 जगहों से। कोमल वाला हमने और थोड़ा लंबा देखा था, उसके बाद हमारा गलत हुआ। रीना वाला जो है हमने हर जगह पे चेक किया, तो हमें सही मिला था, ठीक है? तो चलिए ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने समझा दिया। आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न में। अगले वाले प्रश्न में हमको क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि निश्चित कोड भाषा में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमको देखना है। तो देखने के लिए हमें पहले बात तो ये देखना होगा कि क्या इसमें हो रहा है। एल होता है अपना 12 पे, एम होता है 13 पे, 12 13, ए से बी हो रहा है, यू वी जी एच, एच आई, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, क्यू आर एस, ठीक है? ये तो अपना एक-एक जुड़ता हुआ जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, तो अपन तो थोड़ा चेक करेंगे कि कौन-सा सही है। जैसे डी दिखाई दे रहा है, डी के बाद ई होता है, सभी जगह सही है, ठीक है? ई के बाद एफ होता है, सभी जगह सही है, कौन ठीक है? पी के बाद पी, क्यू, क्यू होता है, तो एस वाला अपना गलत हो गया। पी, क्यू ये वाला सही है, यहाँ तक तो सही है। अब आर के बाद एस होता है, ये सही है। आर के बाद एस होता है, ई के बाद एफ होता है। जिसमें जे दिखाई दे रहा है, वो वाला गलत हो गया, ये दोनों अभी सही चल रहे हैं, ठीक है? ई के बाद एस होता है, एस के बाद टी होता है, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, फिर डबल एस है, तो डबल टी होना चाहिए, यानी पहला वाला विकल्प। इसमें जे दिखाई दे गया, इस वजह से ये गलत हो गया। तो बस हो गया, बात खत्म, ऐसे ही चेक कर लेंगे, काम हो जाता है अपना। बारी-बारी से मिलाते जाएँ, काम होता जाएगा। एक बार आपने समझ लिया चीज़ें कैसे चल रही हैं, उसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं इसमें ना। चलो ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रिश्तेदारी से संबंधित हो चुका है। कह रहे हैं कि किसी परिवार के 5 सदस्य ए, बी, सी, डी, ई 5 लोग हैं। डी, बी का पिता है। बी जो है वो पिता है, प्लस बना दिया। किसका पिता है? बी का पिता है, बहुत अच्छी बात है। जो ए की पत्नी है, कौन ए की पत्नी है? तो बी ए की पत्नी है, ए प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, हमने बना दिया। सी डी की बहन है, डी की बहन है सी, ओके हो गया। और ई, ए डी की पत्नी है, डी की पत्नी है ई, एग्ज़ैक्टली काफ़ी अच्छा बन गया है। ई का ए से क्या संबंध है? ई ए का क्या है? ई ए का क्या है? तो ई कौन है ए के? तो देखो भैया, ये इसका पिता था और इसकी मम्मी, इसका विवाह ए के साथ हुआ है, तो इसकी देखो ये मम्मी अगर है तो सास होगी, तो तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब, बस। ओके। तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात यही है कि इसमें जो लिखा है वही हमको समझना है। इसमें दामाद और सास दोनों लिखा है। आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ और कह दें कि दामाद सही होगा कि सास सही होगा। कन्फ्यूज़न हो सकते हैं ना? इसमें देखो लिखा है ई का ए से, तो ई का जिसके साथ का लिखा रहे, ई का, तो ई का मतलब होता है ई कौन है? ई कौन है? एग्ज़ैक्टली ई कौन है? तो ई सास है, तो सास आपका सही जवाब होगा, ना कि दामाद, ठीक? ई कौन है? ई सास। ओके? बढ़िया। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगले वाले प्रश्न में हम देखेंगे कि हमारे पास है कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष ने तर्क दिया है, और ये बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाँ, हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो मित्रवत हो जाते हैं और उनको प्रभावित किया जा सकता है। जब मित्रवत दोस्ती वाला व्यवहार हो जाएगा तो वो फिर प्रभावित किए जा सकते हैं। जैसे यारी दोस्ती में मैं भी कहीं ड्यूटी कर रहा हूँ तो यारी दोस्ती बन जाएगी, उसके बाद तो वो वाला मामला हो जाएगा। तो ये वाला तो तर्क अपना सही है।
नहीं, बार-बार दूसरा है, नहीं बार-बार हस्तांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता। तो ये उतना तर्क क्या है, क्या उतना अच्छा नहीं है, पुष्ट नहीं करता है। हालाँकि वो अधिकारियों को बिल्कुल नहीं पसंद आता, लेकिन पहला वाला ज़्यादा प्रभावशाली है। और कोई अधिकारी एक ही जगह बैठा रह जाता है, जैसे मेरे बॉस हैं, वो फिर अति करने लग जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं मामला, फिर थोड़ा गंभीर हो जाता है, इसलिए बदलना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से पहला वाला जो तर्क है, वो मतलब वही केवल पुष्ट करता है। दूसरा वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालाँकि अधिकारियों के हिसाब से अच्छा है, लेकिन उनके अधिकारी जो हैं ना, वो कहेंगे, "ना यार, तुम एक ही जगह बैठे रहोगे तो अच्छा नहीं रहेगा।" तो बस यही हो गई बात है। अगला वाला देखेंगे, जो कि कथन और धारणा पर आधारित है, ठीक है? कथन है कि एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक बात है। धारणाएँ, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, ठीक है, सजाना चाहते हैं। केवल XYZ पेंट ही घरों की सजावटें बना सकते हैं। जब भी केवल वो शब्द आ जाए ना, तो मामला कुछ गलत ही जाता है धारणा। लोग सजाना चाहते हैं, इस वजह से पेंट का अपना एडवर्टाइज़मेंट देख रहे होंगे, देखेंगे ही। वो केवल यही सजा सकता है, तो ये तो गलत है। तो केवल धारणा एक निहित है, यही अपना सही जवाब रहेगा। ओके, यार लगातार रीज़निंग आया जा रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है इसमें। खैर फिर भी देखेंगे अगला वाला प्रश्न, कहते हैं 4 युग्म दिए गए हैं, एक समान है, बाकी 3 समान है, एक असंगत है। कम का ज़्यादा, दिन का रात, मुलायम का नाज़ुक, खट्टा का मीठा, मीठा का खट्टा। तो देखिए मुलायम और नाज़ुक समानार्थी शब्द हो जाते हैं, बाकी सब विपरीत हो जाते हैं, तो मुलायम और नाज़ुक अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक? बढ़िया, अच्छी बात है। फिर एक रीज़निंग, चलो देखते हैं रीज़निंग में क्या कहा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो दूसरे से पहले में है। कानून, आदेश, कानून, आदेश, अपराध क्या? युद्ध, अपराध से युद्ध ना, सज़ा, अपराध किया तो सज़ा मिलेगा, कानून आदेश देगा, अपराध से सज़ा मिलेगी। अपराध से शांति नहीं, अपराध से अपराधी नहीं, ठीक है? देखो, इसमें विकल्प बहुत अच्छे दिए गए हैं। युद्ध बिल्कुल नहीं होगा, शांति नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा, सज़ा एकदम सही जवाब है, ठीक है? दूसरा वाला विकल्प सज़ा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक? ओके, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा इन दोनों में से खोजते हैं कि इन दोनों में कौन-सा छोटा है। तो भैया जो बड़ी गिनती माइनस में जो गिनती बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो पहला नंबर, उसके बाद चौथा नंबर, 1, 4 करके कौन-सा है? देखो भई यहाँ पे बहुत सिंपल है यार ये तो। विकल्पों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमको बस इतना सा समझना था कि विकल्प ये जो अपना माइनस वाला मामला है वो कैसे, मतलब ठीक है, वही समझ लिया, उसके बाद बात मूल खत्म। देखो भाई बात इतना सा है कि जैसे माइनस छिया 0.96 और माइनस 0.64 है। तो माइनस की दिशा में जो गिनती ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको 0 दिखाई दे रहा है, इधर की बार 1, फिर 2 दिखाई दे रहा है, फिर 3 दिखाई दे रहा है, अब ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे। -1 और -2 दिखाई दे रहा है। इन सभी में सबसे छोटी गिनती कौन-सी है? -2। -1 से छोटी है -2, समझ में आ रही बात? यही वाला मामला। जो गिनती अक्षरों में मतलब संख्या में बड़ी दिखाई दे रही है और उसके साथ माइनस है तो वो छोटी होगी। तो इस वजह से पहले को पहले रखा, फिर चौथे को रखा, 1 और 4 करके केवल तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, बाकी वाले विकल्प में कोई मामला ही नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। ठीक है? ओके, चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाले दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। उस विकल्प संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा। अरे यार! कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है। खैर अ, ठीक है, क्या गद्दर ठीक है? इसमें एस दिखाई दे रहा है, WAT दिखाई दे रहा है, इसमें 8, 4, 26 दिखाई दे रहा है और इसमें क्या होगा यही हमको बताना है। तो उम, दुगना, 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 विपरीत, विपरीत, विपरीत हो रहा है शायद, विपरीत ही हो रहा है। जैसे कि W होता है 23 में, 23 और 4 होता है 27, सही बात है। एस होता है 19 पे, 19 और 8 27 होता है। ए होता है 1 पे और 26 जोड़ने पर 27 होता है, विपरीत हो रहा है। टी होता है 20 पे, हमको 27 लाना चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तब 27 आएगा ना। तो 7 मतलब 7, सही है यार। तो काफ़ी अच्छा था यार ये तो, मतलब मुझे लगा कि नहीं आएगा लेकिन आ गया और जल्दी आ गया। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ी हमें। चलो ठीक है, अब थोड़े-से और टेंशन लेते हैं। कि वर्तमान में एक माँ की आय पुत्र की आय की 3 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसकी आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी थी, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आय क्या होगी ये बताना है। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु x मान लो, उसकी मम्मी 3 x मान लो। 5 साल पहले
ऐसे देखो, ऐसे नहीं, ऐसे x माइनस 5 कर लो और ये 3x माइनस 5 कर लो। क्या गंदा x बनाया है, क्या गंदा गाड़ी चलाते हैं। अरे हम गाड़ी अच्छे से चला रहे हैं, ये रोड ही बवासीर है। हाँ जी, ओके। तो पुत्री की आयु 4 गुनी है, तो 4 से गुणा कर दो, बराबर कर दो। तो इसमें 4x माइनस 4 पंचे 20, इसमें 3x माइनस 5, तो 3x इधर आके घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x अकेले बचेगा। ये 20 माइनस माइनस वाला 20 उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, 20 में से ये माइनस 5 घट जाएगा, तो हमको 15 मिल जाएगा। तो ये बवासीर रोड पे अपना 15 उत्तर मिल गया। तो 99 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 15 हमें उत्तर मिल गया इस प्रश्न का, और हम अगले वाले प्रश्न में हम चलेंगे। अब प्रश्न देखते हैं, अगले वाले प्रश्न में कहा क्या गया है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अपने पास संख्या है 5, 18, 39, 69, 105। हम देखेंगे कितना जुड़ रहा है। तो 8 में से 5 गेंद 3 मतलब 13 इसमें जुड़ा है। इसमें घटाएँगे 9 में से 8 गेंद 1, 3 में से 1 गेंद 2, 21। ओके, इसमें कितना हो रहा है? 18 में से 9 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 29। इसमें कितना जुड़ रहा है? 15 में से 8 गेंद 8, 7, 15, 7। 9 में से 6 गेंद 3, 37। ठीक है, इसमें कितना अब जुड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? तो 11 में से 3 यानी 8, हाँ, अच्छा ठीक है 3, 8, 8। इसमें कितना घटता हुआ दिखाई दे रहा है? जुड़ता हुआ 8। इसमें कितना जुड़ता है? 8, 9, 9, 8, 9 और 17, हाँ, 8 जुड़ रहा है। तो फिर अगेन 8 जुड़ जाएगा। तो 8, 7, 15, 5 हाथ से लगे 1 मतलब इसमें 45 हो जाएगा। इसमें 45 जुड़ जाएगा। तो 5, 5, 10 के 0 हाथ से लगे 1, 4, 1, 5 सॉरी 5 हो जाएगा। 150, 150 अपना सही जवाब हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले इसको करने का प्रयास किया, इतना गंदा उत्तर मिल रहा था। मैंने कहा ये सब क्या हो रही है, लेकिन खैर ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तो 100 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है। हमने समय बहुत अच्छे से दिया है, और खैर चलिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ, मतलब आगे के सेट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।